बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमारा आज का लेक्चर है पैराथायराइड सिंटिग्राफी, जिसको हम कह सकते हैं पैराथायराइड स्कैन कह सकते हैं। अगर हम लास्ट लेक्चर देखें तो उसमें हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की डिफरेंट इंडिकेशंस है कि ऐसी कौन से डिजीज़ हैं जिसमें हमने पैराथायराइड जो थायराइड सिंटिग्राफी है वो परफॉर्म की थी। अगर हम आज की बात करें तो हम पैराथायराइड सिंटिग्राफी को देखेंगे। इसमें हम डिफरेंट इसके इंडिकेशंस देखेंगे, डिफरेंट डिजीज़ देखेंगे। उसके बाद हम इसका स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल देखेंगे, उसमें स्पेशल जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद किस टाइम पे हम इमेजेस लेते हैं, किस तरह के हमने इमेजेस लेने हैं, तो हम इसको इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनाटमी। अब ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, थायराइड है। ठीक है, ये थायराइड की बोथ लोब्स हैं। ठीक है, ये दरमियान में इस्थमस होता है, ये दोनों लोब्स को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है, पीछे इसके ट्रैकिया जा रहा है। ठीक है, ये कार्टिलेज आती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो बैक साइड पे हमें ये पैराथायराइड ग्लैंड्स पड़े हुए नजर आते हैं। ये येलो वन अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ये फ्रंट व्यू था। ठीक है, और ये बैक व्यू है, बैक से हमें ये नजर आते हैं। तो आज हमने पैराथायराइड ग्लैंड्स को स्टडी करना है। थायराइड ग्लैंड को हम लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़े हैं, थायराइड ग्लैंड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजी है, जिस पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हम एनाटमी और फिजियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि ये हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स थे जो हमने पहले स्टडी कर लिए। हम अभी न्यूक्लियर मेडिसिन पे ही फोकस करते हैं, तो इस वजह से हम उसको थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं कि एनाटमी के लिहाज से या फिजियोलॉजी के लिहाज से ये किस तरह के मतलब इनकी डिस्क्रिप्शन आती है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं कि अपने मेन टॉपिक पे चले जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम कहते हैं कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है, या फिर टर्शरी हाइपरथायराइडिज्म। कि हाइपरथायराइडिज्म का असल में पैराथायराइड ग्लैंड के साथ क्या मतलब, इसका क्या, इसके साथ रिलेशन क्या है। हाइपर फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड अगर होगा तो फिर हम कहते हैं कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में सबसे मेन बात, जो पहली बात है, वो है हाइपर फंक्शनिंग होती है किसकी, पैराथायराइड ग्लैंड की। ओवर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच। ठीक है, ड्यू टू एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया। ठीक है, या फिर रेयरली कार्सिनोमा के केसेस हैं कि अगर पैराथायराइड ग्लैंड में कोई एडिनोमा है या हाइपरप्लेजिया है या कार्सिनोमा है तो फिर क्या होगी, पीटीएच की ओवर सिक्रेशन होगी। अगर हम पीछे देखें तो हमने ये कहा था कि पीटीएच जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रिएट हो रहा है, पहली बार। तो अगर यहाँ पे कोई एडिनोमा है, कोई कार्सिनोमा वगैरह है, कोई डिजीज है, तो उसकी वजह से पीटीएच की ओवर सिक्रीशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो था हमारे पास प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। दूसरी बात क्या है कि सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म अगर है तो रिएक्शन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स टू अ हाइपोकैल्सीमिया caused by something other than a parathyroid pathology। के ये क्या है कि किसी और वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे पैराथायराइड की कोई पैथोलॉजी नहीं है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड्स टू अ हाइपोकैल्सीमिया कास्ड बाय समथिंग अदर देन अ पैराथायराइड पैथोलॉजी। ये जो हमने ऊपर पैथोलॉजीज की बात की थी, इसके अलावा कोई और चीज़, कोई और काज हो सकती है। जैसे हम कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। ठीक है, तो ये सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर पीटीएच की ओवर सिक्रीशन होती है तो फिर अगर हम किडनीज पे इसका इफेक्ट देखें, ठीक है, तो इंक्रीज। ठीक है, अब हमारे पास पीटीएच की ओवर सिक्रीशन कब हुई थी, जब इसमें क्या होता है कि कोई एडिनोमा है, कोई कार्सिनोमा है, ठीक है, या हाइपरप्लेजिया वगैरह है, कुछ इस तरह की है, तो फिर वहाँ पे पीटीएच की ओवर सिक्रीशन हो जाती है। अब हम कहते हैं कि या तो इसमें क्या है कि इंक्रीज कैल्सिट्रोल की फॉर्मेशन हो सकती है, डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ फॉस्फोरस। तो ये क्या है, पीटीएच की ओवर सिक्रीशन की वजह से किडनीज पे ये इफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से इस तरह का ये इफेक्ट आ सकता है। अब अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद टर्शियरी हाइपरथायराइडिज्म होता है, तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन पीटीए, जिसको हम कहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, कि पीटीएच की ओवर सेक्रेशन हो रही है कब, जब लॉन्ग पीरियड है किसका, सेकेंडरी
हाइपर पैराथायराइडिज्म का, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, ये टर्शियरी टाइप का हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा। उसके बाद अगर हम पैराथायराइड इमेजिंग की बात करें तो हम इसमें 2 टाइप्स के रेडियोफार्मास्यूटिकल मोस्टली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हम 2 टाइप के ही इमेजिंग प्रोटोकॉल्स डिफरेंट जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो हम कहते हैं डुअल फेज पैराथायराइड इमेजिंग है, ठीक है, जिसके लिए हम टेक्नीशियम 99M मीबी पैराथायराइड इमेजिंग रेडियो फार्मास्यूटिकल है, इसमें टेक्नीशियम 99M मीबी यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम ये कहते हैं कि इसमें भी डुअल आइसोटोप है, ठीक है, उसमें क्या होता है थीलियम और टेक्नीशियम। अब डुअल का मीन्स कि हम 2 रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ कर रहे हैं, डुअल फेज पैराथायराइड इमेजिंग, ठीक है। अब डुअल फेज और डुअल आइसोटोप में आपने डिफरेंस करना है कि डुअल फेज में आप 2 फेज ले रहे होंगे, डिफरेंट 2 फेज लेंगे, ठीक है। डुअल आइसोटोप में आप 2 रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज कर रहे होंगे, जैसे हमने अब ये टेक्नीशियम में भी है, इसमें हमने 2 डिफरेंट फेज लेके इमेजिंग करेंगे। अब डुअल आइसोटोप है तो इसमें हमने 2 आइसोटोप, जिसमें थीलियम और दूसरा जो है वो टेक्नीशियम पर टेक्नीटेट है, जो कि हम पैराथायराइड की इमेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डुअल फेज पैराथायराइड इमेजिंग में इंडिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर पैराथायराइड के एडिनोमास हैं तो उसकी हमने डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एक्टोपिक पैराथायराइड टिश्यूज़ हैं कि मीन्स कि वो अपनी स्पेसिफाइड जगह पे नहीं किसी और जगह पे प्रेजेंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, टेक्नीशियम 99M मीबी टेकन अप बाय सेल्स थ्रू पैसिव डिफ्यूजन प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कि ये जो टेक्नीशियम 99M मीबी है, ये कौन लेता है, सेल्स लेते हैं किसके, पैराथायराइड के, ठीक है, थ्रू अ पैसिव डिफ्यूजन। और वो क्या होता है कि वो जाके इसमें एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जब वहाँ पे वो जाके इकट्ठे होंगे तो फिर ही हमें कोई इमेज नज़र आएगा, ठीक है, उसमें से रेज निकलेंगी जिसको हमने गैमा कैमरा से डिटेक्ट करना है। तो ये क्या होता है कि ये पैसिव डिफ्यूजन से किस में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, ठीक है। अब ये पैसिव डिफ्यूजन कहाँ से होती है, ब्लड फ्लो से होती है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू हो सकती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं टू साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ जो सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इंक्रीज ट्रेसर एक्यूमुलेशन विद मोस्ट पैराथायराइड एडिनोमास ऑन बोथ इनिशियल एंड डिलेड इमेजेस। कि अगर पैराथायराइड एडिनोमास हो तो वहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल जो ट्रेसर है उसकी एक्यूमुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है, और वो कब होती है इंक्रीज, बोथ स्टेजेस पे। एक तो इनिशियल के जब हमने अभी पेशेंट को जो डोज है रेडियो फार्मास्यूटिकल जो पेशेंट को अभी हमने दिया है उसके बाद, और एक जो होता है कि हमने डिलेड जो इमेजेस लिए हैं उसके बाद भी, ठीक है। वॉश आउट ऑफ ट्रेसर फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से जो है वो ट्रेसर जो वॉश आउट हो गया। रिटेंशन ऑफ ट्रेसर इन पैराथायराइड एडिनोमास, लेकिन पैराथायराइड जो एडिनोमास है उनमें ट्रेसेस की अभी तक रिटेंशन है, वहाँ से अभी वॉश आउट नहीं हुआ है जब हम डिलेड इमेजेस लेते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो कोई स्पेसिफाइड प्रिपरेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती। रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है हमारे पास, क्योंकि डुअल फेज हमने अभी स्टडी कर रहे थे, तो इसमें टेक्नीशियम 99M मीबी होता है। उसके लिए अगर हम डोज की बात करें तो हमारे पास 15 से 20 MCI आ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो रूट देखें तो IV इंजेक्शन होता है। उसके बाद गैमा कैमरा की अगर हम बात करें तो हम लार्ज फील्ड ऑफ व्यू गैमा कैमरा यूज़ करते हैं। कॉलीमीटर में लो एनर्जी हाई रेजोल्यूशन कॉलीमीटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लो एनर्जी ऑल पर्पस कॉलीमीटर जो वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल पर्पस का ये फ़ायदा होता है कि वो लो और हाई दोनों जो एनर्जीज है उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लो एनर्जी इसलिए कि टेक्नीशियम है तो टेक्नीशियम की एनर्जी जो वो कम होती है, 140 kV होती है, जो कि कम एनर्जी है। उसके बाद एनर्जी विंडो होती है जो कि 20% विंडो सेंटर्ड एट 140 kV। अब ये 140 kV क्या है, टेक्नीशियम की एनर्जी है, तो 20% विंडो सेंटर्ड मीन कि हमारे पास 140 को आप मिडल पॉइंट रख के उसके बाद उस पर विंडो सेट कर लेते हैं 20%। उसके बाद हम कहते हैं डिले आफ्टर इंजेक्शन, तो हमारे पास कितना हम डिले करते हैं, 15 से 30 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन हम इमेजिंग स्टार्ट करते हैं। पेशेंट पोजीशन में अगर हम देखें तो स्पाइन विद द चिन अप एंड नेक एक्सटेंडेड, तो इसकी ऑलमोस्ट वही वाली पोजीशन बनती है जो हम थायराइड इमेजिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद इमेजिंग फील्ड में नेक आ जाता है और अपर चेस्ट आ जाता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्विजिशन में स्टैटिक इमेजिंग हम लेते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्विजिशन पैरामीटर में अगर हम देखें तो हम 128 × 128 वर्ड मैट्रिक्स यूज़ करते हैं हम इसमें
डिफरेंट मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी इमेज क्वालिटी के लिहाज से, ऑर्गन के लिहाज से हम स्पेसिफाइड जो हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें 80x80 वर्ड मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, 128 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कम भी यूज़ करते हैं। उसके बाद इमेजिंग काउंट्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं 300K काउंट्स पर व्यू, कि हम क्या करते हैं, एक व्यू जो लेते हैं वहाँ पे हम 300 काउंट्स को डिटेक्ट करते हैं। काउंट्स मीन्स के 300 जो रेडिएशन के काउंट्स आ रहे हैं वो हम डिटेक्ट करेंगे, तो एक व्यू हमारा कंप्लीट हो गई। या फिर हम क्या करते हैं, 3 मिनट पर इमेज, के एक इमेज पे हम 3 मिनट तक डिटेक्शन करते हैं रेस की, उसके बाद हमारे पास एक इमेज बनता है। या तो हम मिनट के अकाउंट्स के लिहाज से ले सकते हैं, या फिर हम मिनट्स के लिहाज से जो है इमेजेस ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम व्यूज़ की बात करें तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला व्यू आता है वो इंटीरियर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट व्यू लेते हैं जो कि 15 से 30 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन होगा, कि आपने इंजेक्शन दिया, उसके 15 से 20 मिनट, आपने 30 मिनट वेट किया, उसके बाद आपने फर्स्ट व्यू लिया जो कि इंटीरियर व्यू था। उसके बाद सेकंड जो इंटीरियर व्यू हमने लेना है वो 1 आवर आफ्टर इंजेक्शन, कि इंजेक्शन दिए हुए 1 घंटा हो चुका, उसके बाद दोबारा से आपने इंटीरियर व्यू ही लेना है। फिर थर्ड व्यू आपने 2 आवर्स के बाद लेना है, तो वो भी आपके पास क्या होगा, इंटीरियर व्यू हो गया। तो इस तरह से हमने 3 इंटीरियर व्यूज़ लेने हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 45 डिग्री इसको रोटेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट, जो कि इंटीरियर ओब्लिक इमेजेस होंगे। तो लेफ्ट और राइट इंटीरियर ओब्लिक इमेजेस हम लेंगे, ठीक है। पहले हमने इंटीरियर इमेज लिया, उसके बाद हमने इंटीरियर ओब्लिक व्यूज लिए जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीरियल इमेजेस लेते हैं एवरी 15 मिनट्स मे बी ऑब्टेन टू रूल आउट अर्ली वॉश आउट ऑफ। अब हमने इसके बाद जब यहाँ पे हमारी, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर टाइम गुजर चुका है, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद सीरियल इमेजेस के काफ़ी सारे इमेजेस इकट्ठे लेते हैं, ठीक है। किस तरह से, कि हर 15 मिनट के बाद, ठीक है। और वो क्यों लेते हैं कि अगर कोई अर्ली वॉश आउट हो रहा है ट्रेसर का, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड से, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमने 15 मिनट पे इमेज लिया, फिर उसके बाद दोबारा 15 मिनट पे लिए, फिर तो उन 15 मिनट के जो इमेजेस हैं 15 मिनट्स वाले, उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई वॉश आउट आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी तक जो रेडियो फार्मास्यूटिकल था वो टिश्यूज में रिटेन्ड है या वॉश आउट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट वन इमेज, ठीक है, 15 मिनट्स पे, उसके बाद 1 आवर पे, ठीक है, फिर उसके बाद 2 आवर्स पे है, उसके बाद फिर हम क्या है कि हमारे पास ये इस तरह से ये इमेजेस आ जाते हैं। ये जूम्ड है, ये नॉर्मल इमेजेस हैं, ये भी 15 मिनट पे है, ये 1 आवर पे है, ये 2 आवर्स पे, सेम इमेजेस हैं, लेकिन ये नॉर्मल इमेजेस हैं, ये जूम्ड में है, ठीक है। तो ये दूसरा पेशेंट है, उसमें भी पहले 15 मिनट्स पे, फिर 1 आवर पे, फिर 2 आवर्स पे, फिर इसी तरह से ये वही वाले इमेजेस हैं, लेकिन ये जूम्ड में है। डुअल रेडियो फार्मास्यूटिकल इमेजिंग में अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि डुअल रेडियो फार्मास्यूटिकल में हम 2 रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं थीलियम 201 और टेक्नीशियम 99M पर टेक्निटेट इमेजिंग होगी। Thulium is a perfusion agent and will be taken up by both the parathyroid adenoma and adjacent thyroid। के ये क्या है, ये थायराइड टिश्यूज में भी जाएगा और जो पैराथायराइड एडिनोमा है वो भी इसको लेगा, ठीक है। तो ये जाके पैराथायराइड एडिनोमा में भी एक्यूमुलेट होगा और उसके बाद थायराइड जो टिश्यूज हैं, जो नॉर्मल सेल्स पड़े हुए हैं वहाँ पे टिश्यूज पड़े हुए हैं, उनमें भी ये जाके एक्यूमुलेट होगा। पहली बात, peak parathyroid uptake of Thulium 201 occurs between 5 to 10 minutes after injection। कि पीक जो पैराथायराइड अपटेक है थीलियम का वो कब होता है, बिटवीन 5 to 10 मिनट्स आफ्टर इंजेक्शन, कि जब हमने पेशेंट को इंजेक्शन दिया है उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद पीक वैल्यू आती है थीलियम की एक्यूमुलेशन की, किसमें, पैराथायराइड में, ठीक है। एंड इट इज एसेंशियल दैट इमेजेस बी ऑब्टेन्ड विद इन 30 मिनट्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि विद इन 30 मिनट्स हमने सारे इमेजेस लेने हैं जब हम थीलियम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पीक एक्यूमुलेशन है या अपटेक है वो पहले 5 से 10 मिनट में होती है। पर टेक्निटेट इज सेलेक्टिवली टेकन अप बाय द थायराइड और सलाइवरी ग्लैंड्स। अब पेशेंट प्रिपरेशन अगर हम देखें तो सब्सटेंस अफेक्टिंग पर टेक्निटेट अपडेट मस्ट बी विद होल्ड। जैसे हमने कल बात की थी कि थायराइड जो इमेजिंग है उसमें अगर
पेशेंट पहले से कोई आयोडीन की ड्रग्स वगैरह कोई ले रहा है तो उसकी वजह से टेक्नीशियम की जो इफेक्टिंग है, ठीक है, जो टेक्नीशियम का फंक्शन है, पायरेटेक्टिनेट का जो फंक्शन है वो इफेक्ट होगा। तो इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, विद होल्ड करवा देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर पेशेंट पहले से कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है तो उसको हम विद होल्ड करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं इंट्रावेनस जो लाइन है वो सिक्योर करते हैं थ्रू IV कैनोला, ठीक है। उसके बाद पेशेंट पोजीशन होगी स्पाइन विद द चिन अप एंड नेक एक्सटेंडेड, इमोबिलाइज हेड होना चाहिए और नेक ऑफ द पेशेंट विद टेप, के पेशेंट के हेड और नेक को इमोबिलाइज करने के लिए हमने पेशेंट को ये भी कर सकते हैं कि आप हेड को टेप कर दें। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू स्वॉलो, पेशेंट को हमने कहना है कि ड्यूरिंग जब हम स्कैन कर रहे हैं उसने स्वॉलो नहीं करना, ठीक है। जब वो स्वॉलो करेगा तो इंटरनल जो माउथ के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे मूव करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो नेक एरिया है वहाँ पे मूवमेंट आ जाएंगी, इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि उसने एक तो हिलना भी नहीं है और साथ में स्वॉलो नहीं करना। इमेजिंग फील्ड में अगर हम देखें तो हमारे पास होता है नेक और अपर मीडियस्टम या फिर अपर चेस्ट के एरिया आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड मैट्रिक्स हम 128x128 ही रखते हैं, जूम 1, ठीक है, और मोर एज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द बॉडी फ्रेम, कि हम जूम जो है वो 1 पैरामीटर इसका रखते हैं, या फिर हम अकॉर्डिंग टू बॉडी, कि आप एक बड़े बंदे का स्कैन कर रहे हैं, बच्चे का कर रहे हैं, उसके लिहाज से हम इसको जूम की जो सेटिंग है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक्विजिशन प्रोटोकॉल होता है, हमने क्या किया, इंजेक्ट किया टेक्नीशियम 99 एंड वेट फॉर 10 मिनट्स पोस्ट इंजेक्शन, ठीक है। आपने पहले इंजेक्ट किया टेक्नीशियम 99 को, फिर उसके बाद 10 मिनट्स वेट किया, फिर आपने पोस्ट इंजेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं अक्वायर द फर्स्ट फेज फॉर कैमरा प्रीसेट एट टेक्नीशियम 99M विंडो, कि हमने फर्स्ट फेज के लिए सबसे पहले पेशेंट का जो कैमरा है उसको पहले से प्री सेट किया हुआ है टेक्नीशियम 99M की विंडो के लिहाज से, जो कि क्या होगी 20% विंडो सेंटर्ड एट 140 kV, ठीक है। तो हमने ये सेटिंग पहले से कर लेनी है फर्स्ट फेज लेने के लिए। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट फेज देयर इज अ पास, जब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दरमियान में एक पास आता है, ठीक है, दरमियान में हम गैप लेते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज, उसके दरमियान में ये जो पास है, ये जो गैप है, उसके दरमियान में हमने क्या करना है, सेट द कैमरा एट द थीलियम एनर्जी विंडो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड फेज एक्वायर करेंगे। कैमरा विल पॉज अगेन आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ दिस फेज, तो 2 फेजेस जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर कैमरा जो है वो पॉज करेंगे, हम दरमियान में क्या करेंगे, गैप लेंगे। ड्यूरिंग दिस पॉज इंजेक्ट द थीलियम, ठीक है, थीलियम। अब इस टाइम पे हमने क्या किया है, पेशेंट की जो एनर्जी विंडो थी वो सेंटर्ड है थीलियम की विंडो पे, ठीक है। अब उस टाइम पे हमने इंजेक्ट करना है किसको, थीलियम को 201, और फॉर वेट 10 मिनट्स पोस्ट इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद हमने 10 मिनट वेट किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक्वायर द थर्ड फेज फॉर कैमरा प्रीसेट एट थीलियम एनर्जी विंडो, प्रीसेट मीन्स कि हमने पहले जो है वो विंडो सेट कर ली, तो उसके बाद हमने थीलियम को इंजेक्ट किया, फिर हमने 10 मिनट्स का वेट किया, फिर हमने थर्ड फेज लिए जो कि थीलियम की विंडो पे सेट था, ठीक है। एक्वायर द फोर्थ फेज पार्ट मीडियस्टम, ठीक है। तो अब हमने फोर्थ फेज जो है वो मीडियस्टम का एरिया लिया और वो भी कौन सी, थीलियम की एनर्जी विंडो पे। तो इस तरह से हमारे पास जो 4 फेजेज जो वो कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट फेज है, फिर सेकंड फेज है, फिर थर्ड फेज है, और उसके बाद हमारे पास है फोर्थ फेज, ठीक है। अब हम अगर कैमरे की बात करें तो हमारे पास कैमरा कौन सा, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू गैमा कैमरा हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। कॉलीमीटर हम लो एनर्जी ऑल पर्पस कॉलीमीटर यूज़ करते हैं, या फिर हम लो एनर्जी हाई रेजोल्यूशन कॉलीमीटर यूज़ करते हैं। एनर्जी विंडो जो होगी वो थीलियम के लिए हम 30% विंडो सेंटर्ड एट 80 kV, क्योंकि 80 जो है वो थीलियम की एनर्जी है, और टेक्नीशियम के लिए हम 20% विंडो सेंटर्ड एट कितनी, 140 kV, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एनर्जी विंडोज़ को सेट करेंगे, जो हमने पीछे बात की थी कि हम इनको एनर्जी विंडो को सेट करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट को इंजेक्शन जो है वो देते हैं, फिर हम जितना डिले करना वो डिले करने के बाद हम इमेजेस लेते हैं। अब अगर हम फेजेस की बात करें तो हमने फर्स्ट फेज में टेक्नीशियम का फेज था, ठीक है। हमने क्या किया, पेशेंट की एनर्जी विंडो सेट की, उसके बाद टेक्नीशियम का इंजेक्शन दिया, फिर हमने इमेजेस एक्वायर्ड किया। अब इमेजेस एक्वायर्ड हमने किस तरह से किया, 300 सेकेंड पर फ्रेम, कि हमने एक फ्रेम एक इमेज पे 300 सेकेंड वेट किए, उसके बाद हमने एक फ्रेम कंप्लीट कर लिया, और टोटल हमने फ्रेम कितने लिए थे, 1 फ्रेम, ठीक है।
तो जो कि कितना है ड्यूरेशन का 15 मिनट्स, ठीक है। 300 सेकेंड को अगर हम देखें तो सॉरी 5 मिनट्स बनते हैं। उसके बाद फेज 2 हम लेते हैं जो कि टेक्नीशियम के बाद ही था, जब हमने इंजेक्शन दे दिया और फिर वो स्कैटर फॉर्म में जब वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट एरिया से पहुंच जाता है, ठीक है, स्कैटर्ड में होता है। तो वो भी हमने टाइम के लिहाज से फ्रेम लिया 300 सेकेंड पर फ्रेम के लिहाज से एक फ्रेम लिया और वो फ्रेम होगा ड्यूरेशन टोटल 5 मिनट्स का। उसके बाद हम थर्ड फेज लेते हैं जो कि थीलियम का था, जब हमने थीलियम की ही एनर्जी विंडो सेंटर की थी और उसके बाद हमने थीलियम का इंजेक्शन दिया था और यहाँ पे भी हमने 300 सेकेंड पर फ्रेम के लिहाज से लेना और हमने टोटल जो है वो कितने फ्रेम्स लेने हैं 6 फ्रेम्स। तो हमारा ड्यूरेशन स्टडी का कितना बनेगा 30 मिनट्स। तो उसके बाद हमने 4 फेज लेना है, ठीक है। 4th फेज में हमने थीलियम मीडिएस्टनम विंडो लेनी है, ठीक है, मीडिएस्टनम का एरिया लेना है और इसमें भी हमने एक फ्रेम लेना है 300 सेकेंड पर फ्रेम के लिहाज से। तो हमारा टोटल जो स्टडी का टाइम बनेगा वो वन फ्रेम होगा और 5 मिनट्स टोटल होंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 जो फेजेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग उसके बाद आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं मेक थीलियम 201 कंपोसाइट इमेज थर्ड एंड एट्थ इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन रीजन ऑन द टेक्नीशियम 99M इमेज, ठीक है। डिस्प्ले ऑन द थीलियम 201 कंपोसाइट इमेज। उसके बाद हम क्या करते हैं मूव करते हैं थीलियम 201 इमेज इन रेफरेंस टू द टेक्नीशियम इन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे टेक्नीशियम 99 इमेज फ्रॉम द थीलियम इमेज, यूजुअली कितना 90%, किसको कि जो टेक्नीशियम का इमेज था और थीलियम का जो इमेज है जो हमने पीछे फेजेस में डिफरेंट इमेजेस लिए हैं, ठीक है, उसको हमने सब्ट्रैक्ट द टेक्नीशियम इमेज फ्रॉम द थीलियम इमेज। तो यूजुअली 90% जो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इमेज इज डिस्प्लेड इन द थर्ड फ्रेम, ठीक है। क्यों थर्ड फ्रेम में हमने क्या किया है थीलियम, क्योंकि हमने उस टाइम पे इंजेक्ट किया था टेक्नीशियम का, इतना टाइम गुजर चुका होता है तो उसकी थोड़ी सी आप ये कह लें कि क्वांटिटी जो वो पीछे रिमेनिंग होती है जब हम थीलियम दे रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब टेक्नीशियम को हम थीलियम के इमेज से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे जो है वो 90% जो रिजल्ट जो बच जाएगा वो थीलियम का होगा, ठीक है। तो रिजल्टिंग जो इमेज होगी वो थर्ड फ्रेम में डिस्प्ले हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कहा था मूव थीलियम इमेज इन रेफरेंस टू, पहले हमने टेक्नीशियम का इमेज लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया थीलियम का इमेज लिया। जब हमने थीलियम का इंजेक्शन लिया तो उसको रेफरेंस इमेज जो टेक्नीशियम है उसके लिहाज से हम अगले इमेज पे मूव करते हैं, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया पहले पेशेंट को टेक्नीशियम दिया है, फिर हमारे पास थीलियम है, फिर हमारे पास क्या है पैराथायराइड, थीलियम और टेक्नीशियम दोनों पेशेंट को आपने दिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या होता है कि इस टाइम पे ये सब्ट्रैक्टेड इमेज है जिसमें से हमने क्या किया है टेक्नीशियम को सब्ट्रैक्ट कर दिया और थीलियम की एक्टिविटी जो है वो पीछे बच जाएगी। तो यहाँ पे टेक्नीशियम था, यहाँ पे थीलियम था, इस टाइम पे थीलियम और टेक्नीशियम दोनों होंगे। तो जब हमने टेक्नीशियम थीलियम में से टेक्नीशियम को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये इमेज आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास टेक्नीशियम है, ये हमारे पास थीलियम है और ये हमारे पास क्या है टेक्नीशियम और थीलियम सब्ट्रैक्शन इमेज। अब अगर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हम थीलियम जो कि थैलस क्लोराइड है 201 है, इसकी डोज अगर हम देखें तो 2 to 3.5 MCI है, इंट्रावेनस इंजेक्शन है। उसके बाद टेक्नीशियम विद थीलियम अगर हम यूज़ कर रहे हैं, डुअल आइसोटोप अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे पास 2 से 4 MCI इंट्रावेनस इंजेक्शन है, ठीक है। अब टेक्नीशियम विद टेक्नीशियम में भी अगर हम यूज़ करें डुअल आइसोटोप तो फिर हमारे पास क्या है 5 to 10 MCI इंट्रावेनस इंजेक्शन। अगर हम सिंपल जो है वो डुअल फेज और सिंगल रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ करें जो कि टेक्नीशियम में भी है तो 5 to 25 MCI है, इंट्रावेनस इंजेक्शन है। और अगर हम इस स्कैन के लिए आयोडीन 1 2 3 यूज़ करें सोडियम आयोडाइड जो कि है तो वो ऑरल हम देंगे और 200 से 550 माइक्रोक्यूरी इसकी डोज होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो एक्विजिशन प्रोटोकॉल फॉर टेक्नीशियम 99M में भी पैराथायराइड सब्ट्रैक्शन स्टडी इंजेक्ट किया हमने टेक्नीशियम 99M को एंड वेट किया फॉर 10 to 15 मिनट्स क्योंकि इस टाइम पे हाईएस्ट एक्टिविटी आ जाती है। फिर हमने क्या किया एक्वायर किया डायनामिक स्टडी विद, अब हमने इमेजेस लिए कैसे 1 फ्रेम पर मिनट के लिहाज से और हमने टोटल कितने फ्रेम्स लिए 10 फ्रेम्स। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना होगा 10 मिनट्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया इंजेक्ट किया टेक्नीशियम 99M में भी
ठीक है, एंड एक्वायर 1 फ्रेम पर मिनट फॉर 20 फ्रेम्स। तो हमारे पास ये जो स्कैन है ये 20 मिनट्स का होगा, क्योंकि हमने 1 फ्रेम पर मिनट लिया है, तो हमारे पास 20 टोटल फ्रेम्स हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक्वायर अ 10 मिनट स्टैटिक व्यू ऑफ नेक एंड मीडिएस्टम विद नेक एक्सटेंडेड। अब इस टाइम पे हमने क्या किया, जब हमारे पास पहले 10 मिनट की स्टडी थी, उसके बाद 20 मिनट की स्टडी थी, उसके बाद फिर हमने क्या किया, 10 मिनट स्टैटिक व्यू लिया किसका, नेक और मीडिएस्टम का, और वो नेक जो है वो एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास टोटल जो फेजेस हैं वो इस तरह से बनते हैं। फर्स्ट फेज है, इसमें 1 मिनट पर फ्रेम के लिए हासिल लेते हैं, टोटल हम फ्रेम लेते हैं 10 और 10 मिनट की टोटल स्टडी होगी। फिर हम अगर हम देखें तो हम कहते हैं फेज 2 हमने लिया, वो भी 1 मिनट पर फ्रेम के लिए हाथ से हमने लिया था, और टोटल कितने हैं, 20 फ्रेम्स हैं, तो ये 20 मिनट की स्टडी है। और जो 3 फेज है ये स्टैटिक व्यू है किसका, मीडिएस्टम का, और ये 10 मिनट पर फ्रेम, एक फ्रेम पे हमने 10 मिनट एक्वायर किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंगल एक फ्रेम लिया, और ये टोटल है 10 मिनट की स्टडी, तो हमारा जो टोटल ड्यूरेशन है वो स्टडी का वो 40 मिनट्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग आ जाती है। जब हमने इमेजेस लिए तो उसके बाद प्रोसेसिंग किस तरह से, टेक्नीशियम 99M मीबी की हम अभी बात कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, डिस्प्ले टेक्नीशियम 99M एंड मीबी स्टडीज एंड अकाउंट फॉर एनी मोशन। ठीक है, कि हम उन स्टडीज को, इन इमेजेस को, फ्रेम्स को डिस्प्ले करते हैं और देखते हैं कि किसी जगह पे कोई मोशन वगैरह नहीं है। ठीक है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। इफ मोशन प्रेजेंट, अगर कोई वहाँ पे मोशन है, कोई मूवमेंट है, करेक्ट बाय एक्स और वाई शिफ्ट एंड एलिमिनेटिंग दोज इमेजेस, तो उन इमेजेस को हम एलिमिनेट कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसिंग होती है ये सारी कंप्यूटर बेस्ड होती है। आप कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर से कर रहे होते हैं, आप ये मैनुअली नहीं करते हैं, ये कंप्यूटर ने करना होता है। उसके बाद हम, अब ये आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं या सम करते हैं, ये आपने खुद से सम अप नहीं करना, आपने सॉफ्टवेयर को गाइड करना होता है, उसी ने सम करना है, उसी ने सब्ट्रैक्ट करना है, उसी ने एलिमिनेट करना है। उसके बाद हम सम अप द टेक्नीशियम एंड मीबी इमेजेस सेपरेटली। ठीक है, टेक्नीशियम के और मीबी के जो इमेजेस हैं उनको सेपरेटली हम सारे सम अप कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट द सम टेक्नीशियम फ्रॉम सम मीबी, कि जो हमारे पास टेक्नीशियम के सारे इमेजेस हैं और मीबी के जो सारे इमेजेस हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टेक्नीशियम को मीबी से, जो मीबी के इमेजेस हैं उनसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं टेक्नीशियम 99M मीबी एंड सब्ट्रैक्टेड इमेज एंड ऑब्टेन अ हार्ड कॉपी। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सेपरेटली टेक्नीशियम के जो इमेजेस हैं, मीबी के जो इमेजेस हैं, उसके बाद जो सब्ट्रैक्टेड इमेजेस हैं जो हमने इस पॉइंट पे, 4th पॉइंट पे हमने लिए थे, उनको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, उनकी फिर आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसके बाद उसको हार्ड कॉपी में भी सेव कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ये मैनुअली नहीं होती, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये हमने कंप्यूटर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। तो यहाँ पे हमारी जो है पैराथायराइड की इमेजिंग जो है वो स्टडी जो है, सिंटिग्राफी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।